तुम्हें नौकरी तभी मिलेगी जब तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में मुझे खुश रखोगे और मेरे साथ वक्त बिताओगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे चैनल स्टोरी बाय रवि को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैडम, मैं यहां आपके साथ कोई गलत काम करने नहीं आया हूं। मैं नौकरी करने आया हूं। नौकरी तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन इसके साथ तुम्हें रात को मेरे साथ मेरे ऑफिस में अकेले रुकना होगा। क्या मतलब मैडम, आप किस तरह की बात कर रही हैं? मैं यहां काम करने के लिए आया हूं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ देर तक ऑफिस में रुकना होगा, तभी तो समझ पाओगे मैं किस बारे में कह रही हूं। आप किस ओर इशारा कर रही हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। इसके बदले मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगी, और वो भी तुरंत नहीं। मैडम, मुझे ना आपके पैसे चाहिए ना ऐसी नौकरी। मैं एक खुददार इंसान हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो मेरे केबिन का दरवाजा हमेशा खुला है। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की है, जहां नर्मदा नदी से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी बस्ती में रहता था रोहित। मिट्टी की दीवारें, टिन की छत और बरसात में टपकता पानी, यही उसका घर था। घर में एक बीमार पिता थे जिनकी किडनी खराब हो चुकी थी, और एक माँ जो दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटाती थी। रोहित बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल में हर बार उसका नाम टॉप पर आता था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन किस्मत ने जैसे कुछ और ही सोच रखा था। कॉलेज से एमबीए में गोल्ड मेडल लेकर निकला तो उसे लगा अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। जेब में सिर्फ 500 रुपए और दिल में 1000 सपने लेकर वो हर सुबह निकलता, साफ शर्ट पहनता, पुराने जूते पॉलिश करता और शहर के अलग अलग ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता। कहीं गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता, कहीं रिसेप्शन पर बैठी लड़की कह देती कि हम आपको कॉल करेंगे, और कहीं उसे अपमानित करके भगा दिया जाता। एक दिन तो हद हो गई जब एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में मैनेजर ने बिना उसका रिज्यूमे देखे पूछा कि किसकी सिफारिश है। रोहित ने कहा, मेरी मेहनत ही मेरी सिफारिश है। तो कमरे में बैठे लोग हंस पड़े और बोले, यहां मेहनत नहीं, नेटवर्क चलता है। वह बाहर निकला तो धूप बहुत तेज थी, लेकिन उससे ज्यादा आग उसके दिल में थी। वो सड़क किनारे बैठ गया, तभी उसका फोन बजा। अस्पताल से कॉल था कि उसके पिता की हालत बहुत गंभीर है और तुरंत डायलिसिस करना होगा। उसने कांपते हुए पूछा, कितना खर्च आएगा? तो जवाब मिला, कम से कम 25,000 रुपए अभी जमा करने होंगे। उसके पास सिर्फ 4,000 थे। वो घर लौटा तो मां की आंखें सूजी हुई थी। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान बस एक मौका दे दो। अगले दिन अखबार में एक विज्ञापन दिखा, वर्मा ग्रुप में मैनेजमेंट ट्रेनी की आवश्यकता। ये शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। उसने तुरंत आवेदन किया और इंटरव्यू कॉल भी आ गया। इंटरव्यू के दिन उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी और मां का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। कंपनी की बिल्डिंग बहुत भव्य थी। अंदर जाते ही उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। रिसेप्शन पर नाम दर्ज कराने के बाद अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो लिफ्ट से उतर रही थी। सफेद कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल और चेहरे पर सख्ती। सब लोग उसे मैम कहकर संबोधित कर रहे थे। वह थी निशा वर्मा, कंपनी के मालिक की बेटी। उसने रोहित को देखा और पूछा, इंटरव्यू देने आए हो? रोहित ने कहा, जी। उसने कुछ पल उसे देखा और कहा, मेरे केबिन में आओ। रोहित हैरान था, लेकिन वो उसके पीछे चल पड़ा। केबिन में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सीधे पूछा, तुम्हें नौकरी चाहिए? रोहित ने कहा, जी बहुत जरूरत है। उसने पूछा, कितनी जरूरत है? रोहित ने कहा, अगर आज नौकरी नहीं मिली तो शायद मेरे पिता जिंदा नहीं बचेंगे। निशा की आंखों में एक पल के लिए बदलाव आया, लेकिन फिर वो सामान्य हो गई। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें नौकरी दूं तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, चाहे वो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ ही क्यों ना हो। रोहित कुछ पल चुप रहा। उसके सामने पिता का चेहरा घूम रहा था। उसने धीरे से पूछा, सैलरी कितनी होगी? उसने कहा, इतनी कि तुम्हारे पिता का इलाज हो जाए। रोहित ने सिर झुका लिया और कहा, मैं तैयार हूं। निशा ने कहा, कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। रोहित घर लौटा तो मां को बताया कि उसे नौकरी मिल गई है।
मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन रोहित के दिल में डर था। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा तो उसे सीधे निशा के केबिन में बुलाया गया। उसने कहा, आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट नहीं बल्कि मेरे शैडो हो। जहां मैं जाऊंगी तुम रहोगे और जो कहूंगी वही करोगे। रोहित ने सिर हिला दिया। पहले दिन ही उसे अजीब अजीब काम दिए गए। कभी फाइल्स लाना, कभी मीटिंग नोट्स बनाना, और दोपहर में उसे कैंटीन में भेजकर मेहमानों को कॉफी सर्व करने को कहा गया। कुछ सीनियर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को वह घर लौटा तो अंदर से टूटा हुआ था। अगले दिन उसे मीटिंग में ले जाया गया और वहां से निकलते ही निशा ने उसे पार्किंग में जाकर अपने जूते लाने को कहा। वह चुपचाप चला गया। ऑफिस में बातें होने लगी कि निशा नया लड़का लाई है और उससे अजीब काम करवाती है। तीसरे दिन उसे देर रात तक ऑफिस में रोका गया। रात के 11 बजे तक वह रिपोर्ट बनाता रहा। उसी बीच अस्पताल से कॉल आया कि पैसे जमा हो गए हैं और इलाज शुरू हो गया है। वह हैरान था क्योंकि उसने अभी सैलरी भी नहीं ली थी। उसने अकाउंट चेक किया तो बड़ी रकम जमा थी। अगले दिन उसने पूछा तो निशा ने कहा, यह तुम्हारी एडवांस सैलरी है, एहसान मत समझना। रोहित चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। कुछ दिन बाद एक बड़ा इवेंट था जहां शहर के बड़े लोग आए हुए थे। निशा ने उसे ब्लैक सूट पहनने को कहा। इवेंट में उसने सबके सामने रोहित से ड्रिंक सर्व करवाई। तभी उसके फोन पर मैसेज आया कि उसके पिता की हालत बहुत गंभीर है। वो निशा के पास गया, लेकिन उसने कहा, इवेंट खत्म होने तक कहीं नहीं जाओगे। रोहित के अंदर तूफान चल रहा था, लेकिन उसने वादा निभाया। रात को जब इवेंट खत्म हुआ तो निशा उसे खुद अस्पताल लेकर गई। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि ऑपरेशन पहले ही हो चुका है और सफल रहा है। वो हैरान रह गया। उसने निशा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ये देखने के लिए कि तुम अपने वादे पर टिकते हो या नहीं। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे अपमानित कर रही थी या मजबूत बना रही थी। उस रात अस्पताल में एक नया रिश्ता बन चुका था, भरोसे और सवालों के बीच झूलता हुआ। और उसी रात के बाद जैसे रोहित की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग अपने काम में लगे हुए थे और निशा अपने केबिन में बैठी थी, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखते ही कहा, मैम आपको बुला रही हैं। रोहित अंदर गया तो निशा लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने बिना ऊपर देखे पूछा, पिताजी कैसे हैं? रोहित ने कहा, अब ठीक है, खतरा टल गया है। और उसने धीरे से धन्यवाद कहा। निशा ने तुरंत कहा, धन्यवाद मत कहो, वो तुम्हारी सैलरी का हिस्सा था। रोहित फिर चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में अब डर की जगह एक अजीब सा सम्मान आ गया था। उसी दिन शाम को एक बड़ी बोर्ड मीटिंग थी जहां कंपनी के सभी बड़े डायरेक्टर और शहर के नामी लोग मौजूद थे। रोहित को लगा कि वो बस नोट्स लिखेगा, लेकिन अचानक निशा ने सबके सामने कहा, आज मैं आप सबको एक खास इंसान से मिलवाना चाहती हूं। और उसने रोहित को आगे बुलाया। पूरे हॉल की नजरें उस पर टिक गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि यही वही लड़का है। निशा ने माइक उठाया और कहा, आप सब जानते हैं कि 2 साल पहले इस कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। मेरे बड़े भाई करण वर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए भरोसे का नतीजा थी। उन्होंने जिन लोगों पर भरोसा किया था, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया, और उसी दर्द में उन्होंने हार मान ली। हॉल में सन्नाटा छा गया। रोहित ने पहली बार निशा के चेहरे पर वह दर्द देखा जो अब तक सख्ती के पीछे छुपा था। निशा ने आगे कहा, तब से मैं एक ही सवाल से जूझ रही हूं, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मजबूरी में भी अपने वादे से ना मुड़े? क्या कोई ऐसा है जो पैसे के लिए अपनी आत्मा ना बेचे? और फिर उसने रोहित की तरफ देखा और कहा, मैंने इसे परखा, मैंने इसे अपमान दिया, मैंने इसे मजबूरी में डाला, यहाँ तक कि इसे उसके पिता की जिंदगी और अपने वादे के बीच खड़ा कर दिया। लेकिन इसने वादा चुना जबकि इसे लगा कि इसके पिता की जान खतरे में है। हॉल में बैठे लोग हैरान थे, कुछ के चेहरे पर शर्म थी। निशा ने साफ शब्दों में कहा, ये वो इंसान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है
और धीरे धीरे तालियां बजने लगी। रोहित की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सम्मान है या एक और परीक्षा। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो हॉल में सिर्फ निशा और रोहित बचे थे। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, आपने ये सब क्यों किया? अगर आपको भरोसा चाहिए था तो आप सीधे पूछ सकती थी। निशा ने गहरी सांस ली और कहा, सीधे सवाल का सीधा जवाब हर कोई दे देता है, लेकिन असली जवाब हालात में मिलता है। और अगर तुम टूट जाते तो मैं समझ जाती कि दुनिया वैसी ही है जैसी मैंने देखी है। रोहित ने पूछा, आपको मुझ पर भरोसा कैसे हुआ? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भरोसा नहीं था, बस उम्मीद थी। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर निशा ने कहा, अब असली काम शुरू होगा। मैं इस कंपनी को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं चलाना चाहती, मैं इसे इंसानियत की मिसाल बनाना चाहती हूँ। रोहित ने पूछा, कैसी मिसाल? निशा ने कहा, जहां किसी गरीब को उसके कपड़ों से जज न किया जाए, जहां कर्मचारियों को इज्जत मिले और जहां जरूरतमंदों की मदद की जाए। रोहित ने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ हूं। और उसी पल से दोनों के बीच रिश्ता बदलने लगा। अब वहां आदेश नहीं बल्कि समझ थी। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक नई घोषणा हुई, करण फाउंडेशन की शुरुआत, जहां हर साल सैकड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा। इस फैसले के पीछे रोहित का आइडिया था और निशा का विश्वास। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल बदलने लगा। लोग अब रोहित को सम्मान से देखने लगे और निशा का व्यवहार भी नरम हो गया। एक दिन निशा ने पूछा, अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए, पैसा, पद, सम्मान, तो तुम क्या करोगे? रोहित ने बिना सोचे कहा, मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूंगा जिनके पास पढ़ने का हुनर है लेकिन पैसे नहीं है। निशा ने मुस्कुराकर कहा, तो हम वही करेंगे। उस एक शब्द ने रोहित के दिल में कुछ बदल दिया। कुछ समय बाद कंपनी के मालिक विजय वर्मा ने रोहित को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मेरी बेटी ने पहली बार किसी पर भरोसा किया है। क्या तुम उस भरोसे के काबिल हो? रोहित ने कहा, मैं गरीब हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं। विजय वर्मा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज से तुम कंपनी के सोशल डेवलपमेंट विंग के हेड हो और जो योजना तुमने बनाई है वो आज से लागू होगी। रोहित हैरान था लेकिन खुश भी। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था बल्कि एक बदलाव का हिस्सा बन चुका था। समय के साथ रोहित और निशा के बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। सम्मान धीरे धीरे एक अनकही भावना में बदलने लगा। एक शाम दोनों नदी किनारे खड़े थे, सूरज ढल रहा था। निशा ने पूछा, अगर उस दिन मैंने सर्जरी ना करवाई होती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते? रोहित ने कहा, शायद नहीं, लेकिन आपने सिर्फ मेरे पिता की जान ही नहीं बचाई, आपने मेरा भरोसा भी बचाया। निशा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैंने लोगों को पैसे के लिए बदलते देखा है लेकिन पहली बार किसी को मजबूरी में भी नहीं बदलते देखा। रोहित मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए पैसा नहीं था, सिर्फ रिश्ते थे। हवा में खामोशी थी लेकिन इस बार वो सुकून भरी थी। कुछ दिनों बाद विजय वर्मा ने रोहित की मां को घर बुलाया और कहा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं रोहित को अपना दामाद बनाना चाहता हूं। रोहित की मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हम गरीब लोग हैं साहब। विजय वर्मा मुस्कुराए और बोले, आज से हम एक परिवार हैं। जब निशा को यह बात बताई गई तो उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या यह रोहित की भी इच्छा है? रोहित उसके सामने आया और कहा, आपने कहा था आपकी हर बात माननी होगी, आज मेरी एक बात मान लीजिए, मेरे साथ पूरी जिंदगी चलिए। निशा मुस्कुराई और इस बार उसने बिना किसी शर्त के हाँ कह दी। उनकी शादी सादगी से हुई, बिना किसी दिखावे के, लेकिन उस सादगी में सच्चा प्यार था। शादी के बाद दोनों ने मिलकर फाउंडेशन को और आगे बढ़ाया। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदलने लगी और कंपनी एक नई पहचान बनाने लगी। एक दिन रोहित ने कहा, अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो आज ये सब नहीं होता। निशा ने जवाब दिया, और अगर मैंने भरोसा करना छोड़ दिया होता तो भी नहीं। दोनों मुस्कुरा दिए और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि हालात इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि परखने आते हैं, और जो उस परीक्षा में सच्चा उतरता है वही जिंदगी में असली जीतता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली सफर तो अब शुरू हो रहा था, क्योंकि सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती है। और रोहित और निशा की जिंदगी में भी अब एक नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। शादी के कुछ महीनों बाद करण फाउंडेशन तेजी से आगे बढ़ने लगा। सैकड़ों बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलने लगी। अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए मदद शुरू हो गई और कंपनी की पहचान अब सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं रही बल्कि इंसानियत से जुड़ गई। लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है वहां कुछ लोगों को चुभन भी होने लगती है। कंपनी के
कुछ पुराने डायरेक्टर्स और बड़े शेयर होल्डर्स इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि कंपनी का पैसा बेवजह समाज सेवा में खर्च किया जा रहा है और इससे मुनाफा कम होगा। एक दिन बोर्ड मीटिंग में इस बात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक डायरेक्टर ने सीधे कहा, ये कंपनी कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं है, हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, समाज सेवा करने नहीं। रोहित ने शांत रहकर जवाब दिया, सर, अगर कंपनी सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो और लोगों की जिंदगी में कोई फर्क ना लाए तो उस पैसे का क्या मतलब है। कमरे में माहौल गर्म हो गया। कुछ लोग रोहित के खिलाफ बोलने लगे। तभी निशा ने सख्त आवाज में कहा, यह फैसला मैंने लिया है और मैं इसे बदलने वाली नहीं हूं। अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने शेयर बेच सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे कंपनी के अंदर राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोग रोहित को हटाने की साजिश करने लगे, उसे बदनाम करने की कोशिश की जाने लगी। एक दिन मीडिया में एक झूठी खबर फैलाई गई कि करण फाउंडेशन के नाम पर पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये खबर आग की तरह फैल गई। कंपनी की छवि खतरे में पड़ गई। रोहित को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ईमानदारी पर सवाल उठेंगे। निशा ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने कहा, अगर किसी को शक है तो वो हमारे सभी अकाउंट्स की जांच कर सकता है। हमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी परेशान थी, क्योंकि ये सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि उनके रिश्ते पर भी हमला था। उसी रात रोहित बहुत देर तक चुप बैठा रहा। निशा ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, अगर मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी और नाम खराब हो रहा है तो मैं ये सब छोड़ देता हूं। निशा ने गुस्से में कहा, ये फिर से वही गलती कर रहे हो, क्या हर मुश्किल से भाग जाओगे? रोहित ने कहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। और पहली बार रोहित ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक साझेदारी है। अगले कुछ दिनों में जांच शुरू हुई। हर फाइल, हर ट्रांजैक्शन की जांच हुई और आखिर सच सामने आ गया कि सब कुछ साफ था। ये साजिश कंपनी के ही कुछ लोगों ने की थी जो इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया और मीडिया में सच सामने आने के बाद रोहित और निशा की इज्जत और बढ़ गई। लेकिन इस घटना ने उन्हें एक बात सिखा दी कि सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, हर कदम पर परीक्षा होती है। समय बीतता गया और करण फाउंडेशन अब देश के कई शहरों में फैल चुका था। हजारों बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला, कई परिवारों की जिंदगी बदल गई। एक दिन रोहित उसी बस्ती में वापस गया जहां वो बचपन में रहता था। उसने देखा कि अब वहां के बच्चों के हाथ में किताबें थी और उनके चेहरों पर उम्मीद थी। उसकी आंखें भर आई। तभी पीछे से निशा आई और बोली, देखा, तुम्हारा सपना सच हो गया। रोहित मुस्कुराया और बोला, हमारा सपना। और उस पल दोनों ने महसूस किया कि असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बदलने में है। कुछ साल बाद जब रोहित और निशा एक बड़े मंच पर खड़े थे और उन्हें देश के सबसे बड़े सामाजिक सम्मान से नवाजा जा रहा था, तब रोहित को वो दिन याद आया जब वह नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था और आज वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। निशा ने माइक पर कहा, हम दोनों की कहानी कोई परीक्षा नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो टूटते नहीं है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। और रोहित ने कहा, अगर जिंदगी आपको मौका दे तो उसे पकड़ लो और अगर मौका ना मिले तो खुद बना लो, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं है। तालियों की गूंज के बीच दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उनके चेहरे पर वही सुकून था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने जिंदगी की हर परीक्षा सच्चाई से पास की हो। और यही इस कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि हर उस इंसान के दिल में अब एक उम्मीद जाग चुकी थी जो ये मान चुका था कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब उसे पता था कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्टोरी बाय रवि को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इसी तरह की दिल को छू जाने वाली कहानी लाते रहे।